से कि वहां परिवार कैसा है और फिर हमारे यहाँ कैसा, उसमें मैं आऊंगा तुलना के लिए। परिवार कैसा है तो उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2000 साल से यूरोप में परिवार नहीं है। परिवार के नाम पर किसी तरह का एक कॉन्ग्लोमेरेशन है। हम जो परिभाषा करते हैं ना परिवार की, वैसा वहां कुछ भी नहीं है। 70% से ज्यादा लोग आज भी यूरोप में बिना परिवार के रहते हैं। बिना परिवार के रहते हैं माने या तो पत्नी, या तो पति, या तो स्त्री, या तो पुरुष, अलग अलग, तो परिवार तो बनता नहीं है। एकल पिता, एकल माता, सिंगल पेरेंट्स एक शब्द चलता है यूरोप में, सिंगल मदर और सिंगल फादर, ये बहुत बड़े पैमाने पर है। 70% लोग इसी में हैं लगभग। अमेरिका में भी लगभग वैसा ही है। अब ये जो कुछ है 70% बिना परिवार के, तो वहां तो कुछ ऐसा है नहीं। परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हम कुछ मानते हैं कि एक पति होनी चाहिए, एक पति होना चाहिए, एक पत्नी होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए, माने पति पत्नी के माता पिता होने चाहिए, आदि आदि, जैसी हमारी कल्पना है वैसा वहां कुछ नहीं है। वहां तो सिंगल पेरेंट्स हैं, आइदर स्त्री और पुरुष। अब जो है ऐसे इलाके में बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे कैसे हैं, तो बहुत आश्चर्य की बात है ये जानना और समझना कि पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटी या यूरोपियन सभ्यता पैट्रियार्कियल है, पितृसत्तात्मक है। मातृ सत्तात्मक वहां कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो पिता के आसपास है, पिता के केंद्र में है। माता का कोई केंद्र पूरे यूरोप और अमेरिकी सभ्यता में नहीं है। प्लीज आप अगर चाहें तो इस हॉल से बाहर जाएं। प्लीज मैं आप दोनों से कह रहा हूं, आपसे मैं दोनों से कह रहा हूं, आप चाहें तो इस हॉल के बाहर चले जाएं, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है और दूसरों को सुनने में तकलीफ हो रही है। कम से कम आप यहाँ अमेरिकी सभ्यता का ये लक्षण पेश न करें कि आप इंडिविजुअल हैं और हम सब एक समाज के हैं। हाँ, तो वो आप मेरे व्याख्यान की बात कहिए ना, ये तो जाने के कह रहे थे, तो आप जाने दीजिए ना उनको। आप जो है इतना डिस्टरबेंस कर रहे हैं, कोई तो इतना डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है यहाँ पे। so hot in hot country. लेकिन आप जो है इतना ज्यादा क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं? Don't be so hot in so hot country. आपका मिसबिहेवियर मुझे हॉट होने के लिए मजबूर कर रहा है। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों अपनी गपशप कर रहे हैं, तो बाहर जाके करें। You are talking beside the topic. ये तो आप बाद में कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप बैठकर बात करें, ये तो भारतीय सभ्यता के अनुकूल नहीं बैठता कहीं भी। This is भारतीय अनुकूलता, we are tolerating. हाँ। तो अगर आपको नॉनसेंस लगता है तो यहाँ से जाइए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? Because I am also belong to this country. हाँ, तो शांति से सुनिए उसको। अगर सुनना है तो शांति से सुनिए, उत्तर देना है तो शांति से दीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि कोई बात कर रहा है और आप बीच बीच में अपनी बात करें, तो वो बाहर जाके कर सकते हैं। आप इस हॉल में 2 दरवाजे हैं। हाँ, Sorry, but talk to the topic. वो आपकी ओपिनियन हो सकती है, सबकी नहीं है वो। आपको रुचि नहीं है तो जाइए ना। आप बहस बहुत कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करिए। आप सबको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। क्या मतलब? चलिए सर, आप बोलिए। मैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ में परिवार की बात कर रहा था। परिवार जैसा कुछ बन नहीं पाया है आज तक। सिंगलटन सब कुछ है, एक माता है, एक पिता है और उसके साथ बच्चे चाहे तो हैं, नहीं तो ऑर्फेनेज में है। ज्यादातर इस तरह की स्थिति है। तो परिवार की जैसी हमारी कल्पना है वैसा कुछ नहीं है। हम जब अपनी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो कल्पना भी उसके साथ हमारी ही जुड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना यूरोपियन परिवार, तो परिवार की हमारी परिभाषा वहां बैठती नहीं है। उनकी जो परिभाषा है उसमें वो एकल परिवार भी परिवार माना जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, उनके यहाँ अकेली कोई माँ अपने बच्चे के साथ रहती है तो वो परिवार ही माना जाता है। अकेला पिता अपने बच्चे के साथ रहता है तो परिवार ही माना जाता है। भारत में वो मान्यता नहीं है। भारत में तो माता पिता साथ में रहते हैं, बच्चे उनके साथ में हैं, और सिर्फ माता ही पिता नहीं, उनके साथ दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, मौसा मौसी भी हैं, मामा मामी भी हैं, ये भी है।
तो हमारे परिवार का अंग बनता है। और इसी परिवार का एक बड़ा हिस्सा कुटुंब होता है, कुटुंब का बड़ा हिस्सा कुल हो जाता है, कुल का बड़ा हिस्सा वंश हो जाता है, और वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। शुरू यहां से होता है हमारे यहाँ परिवार, लेकिन उनके यहाँ इस तरह का है नहीं। तो हम जब यूरोपियन परिवार या अमेरिकन परिवार कहना शुरू करते हैं तो गफलत वहीं पे हो जाती है। हम हमारे शब्दों को उनकी सभ्यता में जब फिट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो अपने शब्दों को अपनी सभ्यता तक सीमित रखकर उनके शब्दों को इस्तेमाल करें तो अच्छा है। तो उनका शब्द है फैमिली। फैमिली माने परिवार नहीं होता। जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये, जब हम भाषांतर करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपने साथ। जैसे भारत में हमने भाषांतर कर दिया, रिलीजन माने धर्म कर दिया। अब रिलीजन बिल्कुल अलग है। प्लेटो की जो डेफिनेशन है रिलीजन की, वो हमारे धर्म पर फिट ही नहीं बैठती कहीं। हम जब धर्म की बात करते हैं तो ये है कि जो धारण कर सके, धारण करने योग्य है, वो सब कुछ धर्म है। उनके यहां ये कहीं है ही नहीं, पूरी फिलॉसफी में नहीं है। धारण करने योग्य वहां कुछ है ही नहीं जिसे वो कहें। वो रिलीजन को क्या मानते हैं, आपने तिलक ऐसे लगाया ऐसे लगाया, घंटा ऐसे बजाया वैसे बजाया, अगरबत्ती लगाई कि मोमबत्ती जलाई, केक काटा के, ये उनके यहाँ सब कुछ रिलीजन में काम आता है कहने के लिए। हमारे यहाँ तो ये रिलीजन से बहुत दूर तक का इसका वास्ता नहीं है। इसको तो हम कर्मकांड के रूप में कहते हैं। धर्म तो बिल्कुल अलग है, कर्मकांड तो बिल्कुल अलग है। हम एक संप्रदाय वाले हैं तो हम एक तरह के कर्मकांड करेंगे, एक दूसरे संप्रदाय वाले दूसरे तरह का कर्मकांड करेंगे। दक्षिण में आप चले जाइए, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से तिलक लगाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से तिलक लगाते हैं, लेकिन वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ कर्मकांड का हिस्सा है। तो उनके यहाँ का रिलीजन हमारे यहाँ का धर्म नहीं है, उनके यहाँ की फैमिली हमारे यहाँ का परिवार नहीं है। हमने क्या किया है, भाषा की सहूलियत के लिए भाषांतर के रूप में इन शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू किया है, और उससे बहुत कुछ गलतियां हम करते हैं और वो हमारी उन गलतियों पे हंसते हैं। हम जब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो फैमिली है नहीं, उसको प्लान क्या करें। उनके यहाँ फैमिली है तो उसको प्लान करना है, हमारे यहाँ तो परिवार है, उनके यहाँ तो परिवार नहीं है, फैमिली है। तो फैमिली प्लानिंग पूरा एक पॉलिसी के रूप में जब इस देश में चले तो हास्यास्पद ही दिखाई देता है। परिवार के बारे में बात करें तो कुछ समझ में आती है। तो कई बार क्या होता है कि शब्द उनके हम ले लें और अपने हिसाब से भाषांतर करके इस्तेमाल करें, वो तो उनके यहाँ फैमिली है, परिवार नहीं है। हमारे यहाँ परिवार है, उनके यहाँ नहीं है। तो अब दोनों अलग अलग हैं। और मैं जो कहना चाहता हूं, इसमें कोई ऊंचा नीचा की बात नहीं है, वो अलग है, हम अलग हैं। जैसे कई बार ये कहते हैं ना, यूरोप की सभ्यता में, भारत की सभ्यता में बहुत कुछ कॉमन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन है। अगर कुछ है तो वो जबरदस्ती से किया हुआ है। जैसे वहां का पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया और हमने खाना शुरू कर दिया तो कॉमन हो गया, या वहां से पेप्सी कोक आ गया, हमने पीना शुरू कर दिया तो कॉमन हो गया। वो सभ्यता का अंग नहीं है, वो नकल किया हुआ एक हिस्सा है। चाउमीन वहां से आ गया, हमने खाना शुरू कर दिया सेवई के स्थान पर, तो वो अंग नहीं बनता सभ्यता का। तो कॉमन है ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी भी सिविलाइजेशन में, कोई भी सभ्यता में, दुनिया में आप जाइए, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, नहीं तो सभ्यता ही नहीं बनती है। सभ्यताएं बनती ही इसलिए हैं कि वहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है। और संस्कृति उसका एक छोटा सा हिस्सा होती है। सभ्यता कुछ बड़ी चीज है, संस्कृति उसमें छोटा सा कुछ हिस्सा जैसा है। सभ्यता और संस्कृति का अगर अंतर समझना चाहें तो भारत के हिसाब से, यूरोप में तो ये अंतर भी नहीं है, यहाँ के हिसाब से मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आपको अगर मैं ये कहूं कि कोई माँ है या बहन है, वो बंगाली तरह से साड़ी पहने हुए है, तो तुरंत आपके दिमाग में कोई पिक्चर घूमता है। बंगाली तरीका क्या है साड़ी पहनने का, कुछ है। फिर इसी तरह से मैं कहता हूं कोई एक माँ है, बहन है, वो आसामी तरीके से कोई साड़ी पहनी हुई है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि आसामी तरीका कोई है साड़ी पहनने का। फिर मैं कहता हूं कोई गुजराती तरीके से माँ और बहन साड़ी पहनकर खड़ी हुई है, तो तुरंत आपके दिमाग में कोई एक इमेज आती है, एक तरीका है गुजराती साड़ी पहनने का। फिर वो पंजाबी है,
तो ऐसे अगर 8-10 राज्यों के मैं नाम लूं और आपसे कहूं कि देखो ये गुजराती साड़ी है, ये मराठी साड़ी है, ये बंगाली है, ये आसामी है, ये मणिपुरी है, ये आदि आदि इस तरह की साड़ियां हैं, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं साड़ियों को पहनने के, ये है संस्कृति। और ये जो साड़ी है वो है सभ्यता। तो सभ्यता और संस्कृति का जो अंतर है वो कुछ इस तरह का है। सिविलाइजेशन है साड़ी और तरीके जो उसको पहनने के हैं वो है हमारी संस्कृति। तो भारतीयता में, सभ्यता और संस्कृति में जो परिवार की बात है वो में कुछ अलग तरीके की, हमारी उनकी अलग तरीके की। तो अब उनकी जो फैमिली है वो कैसी है? फैमिली ये है कि पैट्रियार्कियल, मैंने आपसे कहा, पिता है वो सर्वोच्च है और पिता की हैसियत जज के जैसी है। माने एक बार उसने कोई फैसला सुना दिया, वो सुप्रीम है, वो रिकंसीडर नहीं होता। लगभग 2000 साल पूरे यूरोप में सन 1950 से लेकर पहली शताब्दी तक यूरोप के सभी परिवारों में पिता सर्वोच्च है, 1950 तक। और यही कारण है कि सन 1950 तक यूरोप के सभी देशों में सिर्फ पिताओं को वोट डालने का अधिकार होता था। आप सोच सकते हैं ये बात? अमेरिका में 1950 तक, ब्रिटेन में सन 1950 तक, यूरोप के देशों में लगभग 1950 तक सिर्फ पुरुष ही वोट डाल सकता था, स्त्री को वोट डालने का अधिकार नहीं, क्योंकि फैमिली में स्त्री का कोई महत्व नहीं। पितृसत्तात्मक सत्ता, पैट्रियार्कियल जिसको हम कहते हैं, उनके शब्दों में वो है। और इससे भी आगे चलें तो यूरोप के दस्तावेज बताते हैं कि सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका की किसी बैंक में महिला को खाता खोलने का अधिकार नहीं, बैंक अकाउंट ओपन करने का राइट नहीं, अप टू 1950। तो महिलाओं को वोट डालने के अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं को बैंक में खाता खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ फ्रांस से, और उस आंदोलन की नेत्री थी सिमोन द बोवार। और उसका सबसे बड़ा नारा था कि जो पुरुष को अधिकार है वोट देने का, बैंक अकाउंट खोलने का, संपत्ति का मालिक होने का, वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला। ज्यों पाल सार्त्र, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है फ्रांस का और अभी यूरोप का, सिमोन द बोवार जो उसकी सहयोगी थी, इन लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया जिसको फेमिनिज्म माना जाता है या फेमिनिज्म मूवमेंट कहा जाता है। स्त्री मुक्ति आंदोलन जैसा हम उसका भाषांतर भारत में करते हैं। स्त्री को मुक्ति किससे? इस व्यवस्था से जिसमें उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। जो अधिकार है वो सब पुरुष को है, पिता को है, मां को तो कोई अधिकार नहीं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो समझने की है, जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, जो प्लेटो अपनी किताब में लिखता है, वो कहता है कि बच्चे का पैदा होना भी मां के अधिकार में नहीं है, वो पिता का ही अधिकार है। अर्थात कोई गर्भ में बच्चा आ गया है तो उसको पैदा होना है या नहीं वो पिता तय करेगा, मां तय नहीं कर सकती। जन्म देना है नहीं देना है उसके पति पर निर्भर है, पत्नी कुछ उसमें हाँ ना नहीं कह सकती, ये अधिकार नहीं है। और रूसो जो मॉडर्न फिलोसोफर माना गया है, उसके 5 बच्चे हुए, पांचों के बारे में वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मेरा फैसला था, पत्नी का नहीं। और फिर उसको कहा गया कि ये गलत है या सही है, तो उसने कहा 2000 साल की परंपरा है और मैंने उसको निभाया। तो ये वहां की व्यवस्था है। तो पिता है, पुरुष है, मुख्य है, परिवार का मुखिया है, कुलपति है, कुलपिता है, जो कहना चाहिए। अभी जो तय करेगा वही तय करेगा, माता कुछ तय नहीं कर सकती। और इससे भी आगे यूरोप के सभी गांवों में, अब शहरों में थोड़ा ये बंद हुआ है पिछले 50 साल से, यूरोप के गांवों में आज भी बहुत सारी जनजातियां हैं जिनको यूरोप में आदिवासी कहा जाता है। वहां अभी भी यही है, पिछले 50 वर्षों में वहां नहीं कुछ बदला है। इससे भी आगे एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बच्चा पैदा हुआ पिता की मर्जी से, मां ने सिर्फ गर्भ धारण किया, मर्जी पिता की है। अब उसको जिंदा रहना है या नहीं,
और सामान्य रूप से यूरोप में 2000 साल की एक परंपरा है कि बच्चे जितने पैदा हों उसमें से 3/4 को लावारिस छोड़ा जाए, एबंडेंड चाइल्ड। जैसे रूसो के 5 बच्चे हैं, 4 को उसने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, जन्म लेते ही निकाल दिया। तो वहां की परंपरा कैसी है? बच्चे ने जन्म लिया, पिता ने उसको किसी कपड़े में लपेटा और बाहर रख दिया, दरवाजे पे रख दिया या डस्टबिन के पास रख दिया। या यूरोप के बहुत सारे देशों में चर्च के सेंटर होते हैं, वहां पहुंचा दिया कि इनको आप पालो, ये हम नहीं रखेंगे। सामान्य रूप से 3/4 बच्चे लावारिस छोड़े जाते हैं। उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है? प्लेटो ये कहता है कि बच्चों को पालना अपने वैयक्तिक जीवन में खलल पैदा करने जैसा है। ये प्लेटो की ओपिनियन है, इसलिए व्यक्तिगत जीवन में खलल नहीं होना चाहिए। और प्लेटो की परिभाषा में व्यक्तिगत जीवन सिर्फ इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्लेटो। इंद्रिय सुख, शरीर सुख, यही सबसे ऊंचा है, बाकी सब इसके नीचे है। और इंद्रिय सुख और शरीर सुख लेने में बच्चे सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए घर में नहीं। आप छोड़ दो उनको, पैदा हुए तो छोड़ दो। प्लेटो ने अपने बच्चे छोड़े। प्लेटो की 4 पत्नियां हैं, उसमें से 1 शादी वाली है, 3 बिना शादी की हैं, तो जितने बच्चे हैं सब छोड़े। सोक्रेटिस ने यही किया, लेबिनिज ने किया, देकार्ते ने किया, रूसो ने किया। सभी फिलोसोफर्स अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं। अब प्लेटो कहता है कि ये जो लावारिस हैं, इनकी जिम्मेदारी राज्य की है, परिवार की नहीं, फैमिली की नहीं है। तो राज्य इनको संभाले। तो राज्य क्या व्यवस्था कर रहा है? इन लावारिस छोड़े हुए बच्चों की व्यवस्था के लिए राज्य ने चर्च को खड़ा किया पैसा देकर कि आप इनकी व्यवस्था संभालो। तो जितने भी चर्च पूरे यूरोप और अमेरिका में आपको मिलेंगे, सभी चर्चों के ऑर्फेनेज सेंटर आपको जरूर मिलेंगे। बिना ऑर्फेनेज के कोई चर्च यूरोप में नहीं होता। सभी चर्च में लावारिस बच्चों के केंद्र आपको मिलेंगे। और जो लावारिस बच्चों के केंद्र चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बच्चों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का माने जो कुछ भी उनको जिंदगी चलाने के लिए सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशंस को कॉन्वेंट कहा जाता है। कॉन्वेंट अर्थात लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूट, जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है, जो पल रहे हैं चर्च की तीमारदारी में। और चर्च को पैसा सरकार दे रही है, और ये पैसा यूरोप की सभी सरकारें अपने बजट में से निकालती हैं, सब्सिडी के नाम पर, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर। और यूरोप की सभी सरकारों के बजट का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर सोशल सिक्योरिटी में ही है, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो वो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है कॉन्वेंट का। अब मेरे समझ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट आने लगी है। पहले मैं बचपन में नहीं जान पाता था कि ये भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, इन स्कूलों में हम जब पढ़ने जाते हैं या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चों को स्कूल में मदर फादर कहना क्यों सिखाते, टीचर कहना क्यों नहीं सिखाते? जैसे भारत में बहुत सारे कॉन्वेंट है ना, उसका प्रिंसिपल फादर है, या तो कोई मदर है, या तो कोई सिस्टर है, या तो कोई ब्रदर है, टीचर कोई नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि यूरोप में तो कॉन्वेंट स्कूल है ही लावारिस बच्चों के लिए, जिनके मदर फादर का पता नहीं है। तो किसी तरह मदर फादर की थोड़ी अनुभूति हो सके, इसके लिए वो अपने यहां मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिखाते। हमने जैसे का तैसा कॉन्वेंट का ढांचा वहां से आयात कर लिया, या जबरदस्ती हमारे ऊपर ठोक के बिठा दिया अंग्रेजों ने, जो भी कहना हो। वो अभी भारत में वैसे ही चलता है जैसे यूरोप में चलता है। भारत के जयपुर के किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में आप चले जाइए, बच्चे को फादर ही कहलवाएंगे वहां के प्रिंसिपल को कि ये फादर है जो लंबा चोगा पहन के है, और वो सिस्टर है, या तो वो मदर है, या तो वो ब्रदर है। कोई टीचर नहीं है, क्योंकि वहां नहीं है तो यहां भी नहीं। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपसे और कहता हूं, तब आपको और समझ में आएगा कि हमारी मूर्खताएं क्या हैं, हमारी अपनी। ये जो मदर फादर नहीं है, जिन बच्चों के जो कॉन्वेंट में वहां पढ़ते हैं, उन बच्चों को जो ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, उन ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स में एक डिनोमिनेशन है या एक नामकरण है अकेले कुछ ऐसे बच्चों का जिनको बास्टर्ड कहा जाता है, लिटरली कहा जाता है।
यूरोप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बास्टर्ड कहा जाता है। बास्टर्ड कौन है? बास्टर्ड वो हैं जिनके माता पिता नहीं है, और जिनके माता पिता हैं वो नहीं है बास्टर्ड। माने जिनके परिवार हमारे जैसे हैं, अगर हम कल्पना करें, उनके यहां पैदा हुए बच्चों को बास्टर्ड नहीं कहा जाएगा कभी भी। बास्टर्ड वही है जिनके माँ बाप का पता नहीं है, और जो बास्टर्ड हैं वो नागरिक नहीं है और हो नहीं सकते। सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप किसको मिलेगी? जिनके माता पिता हैं और उनकी अपनी फैमिली है, वो बच्चे ही सिटीजन होंगे। जिनके माता पिता का पता नहीं है, ऑर्फेनेज में बड़े हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, उनको नागरिकता नहीं है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1935 तक इंग्लैंड में और यूरोप में कॉन्वेंट पढ़े हुए किसी भी बच्चे को नागरिकता नहीं मिली। कई लोगों को तो संघर्ष करना पड़ा नागरिकता के लिए। मैं आपको एक नाम बताता हूं। रोम में एक राजा हुआ क्लॉडियस, बड़ा राजा है, बहुत बार उसकी चर्चा है यूरोपियन हिस्ट्री में। क्लॉडियस बास्टर्ड है, और उसको राजा होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है, उसको बास्टर्ड होना। तो वो क्या करता है? उसको राजा होना है, वो जानता है कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, मैं मारपीट कर सकता हूं, गुंडागर्दी कर सकता हूं, किसी को जीत सकता हूं, किसी को हरा सकता हूं। तो इस तरह की काबिलियत उसको लगती है अपने में, तो राजा होने की मन में कल्पना है। तो अब उसको रास्ता कैसे क्लियर करे? तो क्लॉडियस ने क्या किया है, अपने आप को किसी फैमिली में दत्तक करवाया। दत्तक लेने की परंपरा वहां पुरानी है, तो दत्तक करवाया, उस परिवार का नाम उसको मिला, तब उसको सिटीजनशिप मिली रोम की, और तब वो राजा बना। एंड द सेम केस इज नीरो। नीरो के बारे में हम सब कहते हैं ना, और एक हमारे यहां मुहावरा इस्तेमाल होता है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो वो नीरो भी इसी रास्ते से गया राजा होने तक। माने राजा होने के लिए नागरिक होना है, नागरिक होने के लिए माता पिता होना है। अगर आपके माता पिता नहीं है तो राजा होने की स्थिति नहीं है, तो आपको कहीं दत्तक होना पड़ेगा, किसी बड़े परिवार का दत्तक होना पड़ेगा, फिर आप उस रास्ते पर जा सकेंगे। ये उनकी परिवार की व्यवस्था है। अभी भारत में देखें, भारत में आजादी के पहले से और पिछले 2-5 हजार साल तक जितनी कल्पना हमारी दूर तक जाती हो, रामचंद्र जी के जमाने तक जाती हो, कृष्ण के जमाने तक जाती हो, उसके पहले तक कहीं कल्पना जाती हो, तो परिवार में बच्चे का होना मां के ऊपर निर्भर है। भारत में बिल्कुल उल्टा है, मां चाहेगी तो बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। और भारत में आज भी जिनको हम आदिवासी और वनवासी कहते हैं, आप वहां चले जाइए, पूरी सोसाइटी मैट्रियार्कियल है, मात्र सत्तात्मक है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, आसाम के ऊपर कहीं भी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, वहां आपको सब कुछ दिखाई देगा मां के इर्द गिर्द घूमता हुआ। और उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ, ये तो हजारों साल की परंपरा है हमारी। और नॉर्थ ईस्ट में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शादी होकर बेटी घर से नहीं जाती है, लड़का घर में आता है। ये भारत की उन सभी समाजों में है जिनको दुर्भाग्य से हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। शादी होकर बेटी नहीं विदा होती है, लड़के को घर में लाया जाता है दामाद बनाकर, और संपत्ति की मालिक लड़की होती है, लड़का नहीं होता है। यूरोप में स्त्री को संपत्ति का कोई अधिकार 1950 तक नहीं है, उसके बाद आया है, जिसको मॉडर्न यूरोप कहा जाता है, उसमें आया है। यहां तो पहले से है। और यहां अगर आप इसको समझना चाहें कि भारत की सारी व्यवस्थाएं मां के इर्द गिर्द घूमती हैं, घर के सारे बड़े फैसले माताएं करती हैं इस देश में, भले वो लंबा घूंघट निकाल के बैठी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने राजस्थान में क्या, मध्य प्रदेश में क्या, भारत के उत्तर में क्या, कहीं भी देखा है, छोटे छोटे गांव में देखा है, लंबा घूमट निकाले हुए महिलाएं घर के फैसले लेती हैं।
एक बार ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण केस में मुझे अनुभव हुआ। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी बहन की शादी करने के लिए एक गांव में गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जिस घर का लड़का था वहां पर हम बैठे, तो उनकी माँ, लड़के की माँ लंबा घूंघट निकाल के बैठी थी। तो लड़के के पिता भी वहीं बैठे थे, लड़का भी बैठा था। तो हम सब बात कर रहे थे कि देखो लड़की ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, आपको मंजूर है? तो पिता ने तुरंत हाँ बोला, लड़के ने हाँ बोला। वो जो माँ लंबा घूंघट निकाल के बैठी थी, उसने कहा बस इतने में पिता उठ गया, लड़का उठ गया, अंदर गए और बाहर आके कहा कि शादी नहीं हो सकती। क्यों? हमने कहा भाई क्या कमी है? तो कहा हमारी माता जी ने पहले एक लड़की पसंद कर रखी है, बस फैसला तो उन्हीं का है। तो हम ये जो कई बार गालियां देते हैं ना, हमारी महिलाएं तो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, घूंघट निकाल के बैठी, फैसला वही करती हैं। महत्व जो है ना वो फैसले का है, पिता फैसले नहीं करता। पिता की भूमिका तो व्यवसाय तक इस देश में सीमित है, घर की भूमिका पूरी तरह मां के हाथ में है। तो यहाँ का जो परिवार है वो मात्र सत्तात्मक है, और जब मात्र सत्तात्मक है तो उसमें संबंध तो बहुत दूर तक होते हैं, क्योंकि मां तो संबंध की शुरुआत है। संबंध ही पहला बनता है वो मां का है। तो मां से निकलते हुए फिर संबंध चलते हैं, और संबंध चलते हैं तो परिवार और कुल और वंश बड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ जो परिवार की कल्पना है उसके केंद्र में मां है। वो राम का देख लो, कृष्ण का देख लो, या और वसुदेव का देख लो, या भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का देखना हो तो देख लो, हर्षवर्धन का देखना हो तो देख लो, या चाणक्य का देखना हो तो देख लो, किसी का भी देख लो, सभी के केंद्र में मां है। और ये जितने महान लोग जिनको हम बार बार नमन करते हैं, याद करते हैं, उनसे पूछो कि भाई आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा आभारी किसके प्रति हैं, तो वो कहते हैं हमारी मां के प्रति आभारी है। वो है तो हमको ये संस्कार है, नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। तो संस्कार देने का काम मां। भारत की सारी कविताओं के केंद्र में मां है, जो बच्चों को सिखाई जाती है बचपन से लेके और दूर तक। माने स्त्री हमारे केंद्र में है, महिला हमारे केंद्र में है, मां हमारे केंद्र में है। तो मां के केंद्र होने से परिवार की व्यवस्था कुछ इस तरह की है, मात्र सत्तात्मक है। और भारत में ये कभी नहीं रहा अमेरिका और यूरोप के जैसा, जैसे वहां वोट देने का अधिकार नहीं, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं। आप जानते हैं कि इस भारत में माताओं ने ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी हैं, यजुर्वेद की ऋचाएं लिखी हैं, सामवेद की ऋचाएं लिखी हैं। उपनिषदों में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन माताओं का है। मेरे एक परिचित हैं, आर्य समाजी हैं, बहुत बड़े वेद के प्रकांड पंडित हैं। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं और उसमें से कितनी महिलाओं की हैं, तो उनका 37 से 40% महिलाओं की लिखी हुई है। और उनके अलग अलग नाम हैं जो हम जानते हैं अलग अलग समय पर। तो वेद रचती हैं महिलाएं, उपनिषद रचती हैं महिलाएं, तो केंद्र में तो रही होंगी। और भारत के सामान्य गांवों में ये दिखाई देता है अभी भी माताएं आर्थिक फैसले सबसे ज्यादा करती हैं, अभी भी माताएं सबसे ज्यादा उत्पादन के काम में लगी हुई हैं। इस देश में जीडीपी का जो यूरोपियन अमेरिकन पैमाना हम छोड़ें और भारतीय पैमाना कोई बनाए तो हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन माताओं के द्वारा ही है इस देश में। अभी तो हम यूरोपियन पैमाने से नापते हैं, तो होता क्या है कि भारत में माताओं का उत्पादन छोड़कर जो कुछ भी इस देश में है वो सब जीडीपी में आता है। लेकिन माताओं का उत्पादन हमने कभी जीडीपी में लाया नहीं, क्योंकि नकल हमने उनकी कर रखी है। वहां पे माताएं पापड़ बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, बड़ी बनाती हैं, अचार बनाती हैं, सब्जियां बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बनाती हैं। वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि नकल हमने वहां से की हुई है, पितृसत्तात्मक समाज से। बाकी हमारे देश में उत्पादन के सबसे बड़े तंत्र पर आज भी माताएं हैं, व्यवस्थाओं को संभालने में आज भी माताएं हैं। और हमारे भारत में तो कहा ही नहीं जाता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, जिस घर में मां नहीं है वहां की रौनक नहीं है, पवित्रता नहीं है। मैं दक्षिण में बहुत सारे मंदिरों में गया हूं, लेकिन गर्भगृह में मैं प्रवेश नहीं कर सका। कारण क्या? पुजारी ने कहा कि आपकी या तो मां को लेके आइए या तो पत्नी को लेके आइए, तभी मंदिर में जाने के अधिकारी हैं, आप अकेले क्या करेंगे इसमें जाके।
तो मैंने कहा भाई इसमें परेशानी क्या है, मैं अकेला हूं तो। उन्होंने कहा अकेले होने से पवित्रता नहीं आती, पवित्रता किसी स्त्री के साथ होने से ही आती है, वो चाहे माँ के रूप में हो या आपकी पत्नी के रूप में हो। और अगर कुछ नहीं है तो बहन को ले आइए किसी को, हम आपको मंदिर में जाने देंगे। उस दिन मेरे समझ में आया। अब इस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में एक नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे तरह से भी पेश कर सकते हैं कि देखो कितना छुआछूत है इस देश में, घुसने ही नहीं देते मंदिर में। लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है, वो पवित्रता का कारण है जो मां के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भारत में बहुत सारे शास्त्रों में बार बार पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि जिस पुरुष की स्त्री चली गई उसका तो सब कुछ चला गया। मां चली गई तो और कुछ बचा ही नहीं, पत्नी गई तो बहुत कुछ चला गया। विदुर होना बहुत अपमानजनक स्थिति है समाज में, हमारे देश में, हमारी मान्यता में, हमारी सभ्यता में। तो क्यों है? क्योंकि मात्र सत्तात्मक है सब कुछ। बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे माँ का है, बच्चे बड़े होंगे तो क्या संस्कार मिलेंगे माँ का फैसला है, पिता का उसमें कोई बड़ा योगदान नहीं। पिता तो थोड़ा सपोर्टिंग हैंड के रूप में है, जो कुछ गढ़ रही है तो वो तो माँ गढ़ रही है। तो भारत की सभ्यता मात्र सत्तात्मक, इसलिए हमने शायद हमारे देश को भारत माता बोला। हमने कभी क्यों नहीं कहा भारत पिता, भारत माता ही क्यों कहते? क्योंकि मात्र सत्तात्मक है सब कुछ, यहां तो भारत माता ही कहेंगे। भारत शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन माता तो हमने लगाया है उसके साथ भी। गंगा के साथ भी माता लगा दिया, गाय के साथ भी माता लगा दिया, यमुना के साथ भी माता लगा दिया। गंगा मैया है, यमुना मैया है, गैया मैया है। ये मैया है, भले वो पुल्लिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि मात्र सत्तात्मक है सब कुछ। तो अब हम मात्र सत्तात्मक समाज में रहने वाले लोग पितृ सत्तात्मक